हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम जो आपके प्रीवियस ईयर HPJPT टैट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका हमने सोल्यूशन अपने चैनल पर डाल रखे है। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 2 है। HPJPT टैट मैथ का सलूशन हम करेंगे जो नवंबर 2021 में आपका हुआ था। उसके क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं 100 तक। अब आज जो है 101 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। यदि पहली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना है ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। क्या लिखा है? यदि कोण A इज इक्वल टू है कोण X के, कोण B इज इक्वल टू है कोण Y के, AB बराबर है XY के, तो सर्वांग समता के किस नियम के अंतर्गत जो है सर्वांग सम है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए। मैं दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, बना ली। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने A, यहां से A B C और यहां से X Y Z। ठीक है, तो देखो इसमें जो कंडीशन दी है वही अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं जो कोण है, यानी कि ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। ठीक है, कोण A इज इक्वल टू है कोण X के, यानी कि ये वाला जो कोण है ये इस कोण के इक्वल है। A वाला कोण है जो X के इक्वल है। ठीक है, कोण B इज इक्वल टू है कोण Y के, ये वाला कोण किसके इक्वल है? इस वाले कोण के। ठीक है, AB इज इक्वल टू XY, AB ये भुजा है, ये वाली भुजा। ठीक है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है XY के। ठीक है, तो यहां पर जो सर्वांग समता का जो नियम बना वो क्या बना है? कोण। पहले क्या आया? कोण, फिर उसके बाद भुजा इक्वल हुई, यानी कि ये कोण इसके इक्वल हुआ, ये भुजा इस भुजा के इक्वल हुई और ये कोण इसके इक्वल हुआ। तो ये कौन सा नियम हो गया सर्वांग क्षमता का? ये सर्वांग क्षमता का जो नियम हो गया ABC XYZ। देखो पहले कोण इक्वल है, ये कोण A इसके इक्वल है, फिर भुजा इक्वल है, AB इक्वल है XY के। ठीक है, और फिर दोबारा से फिर कोण इक्वल है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? कोण भुजा कोण, पहले कोण इक्वल, फिर भुजा इक्वल, फिर दोबारा से कोण इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। समकोण इसके अंदर है नहीं है। भुजा तीनों इक्वल, जब कोण नहीं दिया होता तो भुजा तीनों इक्वल दी होती, तब ये ऑप्शन आना था। और पहले भुजा इक्वल दी होती है, कोण इक्वल दिया होता, तब D ऑप्शन आना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो चलिए समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक आयत की दो संलग्न भुजाएं 3x² - 2y² और x² + 3xy हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम एक आयत ड्रा कर लेते हैं। आयत में क्या होता है? जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं इक्वल होती है, लेकिन आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो एक भुजा है इसकी 3x² - 2y² और दूसरी भुजा कितनी दी है? x² + 3xy। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है आयत का? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूले के अंदर जो दिया है उसको पुट कर दीजिए 2। पहले क्या करोगे? जो पहली है लंबाई कितनी है? 3x² - 2y² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। ये 3x स्क्वायर प्लस का है, इधर x स्क्वायर प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। बाहर इसके क्या है 2, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले के साथ, ठीक है। तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2 की जब 3 के साथ करोगे तो 2 तिया 6 एक्स वाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, 8x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6xy। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, 29,503, 29,503, ठीक है। और एक आपको दिया है 32,071, ठीक है। एक आपसे पूछा है स्थानीय मान किसका, 5 का। इसके अंदर आपसे पूछा है 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ नीचे पूछा है 7 का अंकित मान, जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो स्थानीय मान आप निकालते हैं, छोटी क्लास में होता है, 4th 5th क्लास के अंदर कैसे निकालते हैं, ये बस आगे ये एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद इधर 2 जीरो लग जाएंगी, इसके बाद ये जितने रकम होते जाएंगे उसके बाद उतनी जीरो लगाते जाओ, ठीक है। तो पहला एज इट इज लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ अगर 1 होता तो यहाँ 10 हो गया था, 5 है तो जितने भी मतलब 5 के बाद पीछे जितने भी अंक है, 9 का निकालना होता तो 9 के बाद कितने अंक है 3, तो 9 के पीछे 3 जीरो लग जाती, तो यहाँ से 5 के पीछे 2 जीरो लग गई, तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया 500, ठीक है। जो भी अंक है बात आपने ध्यान रखनी है, प्लेस वैल्यू जब भी निकालते हैं, स्थानीय मान जब भी निकालते हैं, तो रकम के अंदर जो जहां पर जो डिजिट है उसके पीछे जितने भी डिजिट हैं, जैसे 5 के पीछे 2 डिजिट हैं तो उनके पीछे उतनी ही जीरो लगा दो, 9 के पीछे 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लग जाएगी, 2 के पीछे 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो 5 के पीछे 2 डिजिट हैं तो 500 हो गया, 2 जीरो लग गई, ठीक है। ये था स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं अंकित मान की, फेस वैल्यू की। वहां पर फेस वैल्यू क्या होती है, अंकित मान क्या होता है, उसके पीछे आपने जीरो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जो अंक जहां पर है, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 की यदि फेस वैल्यू या अंकित मान पूछ लिया जाए तो 3 ही रहेगा, 2 का पूछ लिया जाए तो 2 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। यही डिफरेंस है प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में, स्थानीय मान में और अंकित मान में। स्थानीय मान में उस अंक के पीछे उतनी ही जीरो लग जाएगी जितने उसके पीछे अंक है, और अंकित मान जो होगा, फेस वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। जहां जैसे यहाँ पर 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 ही रहेगी। अंतर पूछा हुआ है तो 7 को यहाँ से क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, ठीक है। जब आप घटाओगे 10 में से 7 गया, इधर से हम कैरी ले लेंगे, 10 में से 7 गया कितना आ गया 3, इधर बच गया 9 और इधर बच गया 4, 493 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 493 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बड़े आसान तरीके से करवाया है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हों तो प्रत्येक कोण बराबर है। समकोण राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। न्यून कोण होते क्या है, न्यून कोण जो है 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। 89 तक का जो कोण होगा वो भी न्यून कोण में आएगा, 90 डिग्री का जो कोण होगा वो समकोण में आएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। और आपको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, वो किसके इक्वल होते हैं भाई, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 90 इसमें से ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 कोण और बच गए इसके अंदर, ये वाला, ठीक है। ये कोई ABC
एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, समकोण त्रिभुज थी। तो 90 डिग्री का इसमें बी कोण है, बच गया कोण ए और सी। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण बी इसके अंदर समकोण है, यानी कि कोण कितने बी कितने का है, वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आपने ए और सी कोण का पता करना है और दोनों वो बराबर हैं। तो 90 तो ऑलरेडी है और 90 180 में से घटाएंगे 90 तो 90 और बचेगा। ठीक है, कोण कितने और बच गए, 2। तो 2/90/2 कितने आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। जिसको पता है कि न्यून कोण होता क्या है, जिसको न्यून कोण के बारे में ही नहीं पता, वो क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस पेपर में आपके नहीं हुए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाए। तो इनको अच्छे से करो, वीडियो को बार बार देखो। पीछे जो था जून वाला था आपका 21 में जो टेट था, उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट थे। तो स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा हो गया, 15 के एसटीज आ गए तो उनका टेट क्लियर हो गया। आपने जो है, मैंने 2012 से लेके 2021 तक जितने भी टेट हुए हैं आपके मैथ का सॉल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से अपने चैनल पर डाल रखा है। यदि कोई न्यू स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है तो वो चैनल पर विजिट कर सभी वीडियो देख सकते हैं, ताकि इसको प्रॉफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका लाइक है और सब्सक्राइब ही हमें मोटिव करता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर है। ठीक है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने बताना है। तो देख लीजिए, एक है वर्ग, ठीक है, एक मैं वर्ग बना लेता हूं, एक बना लेता हूं त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हों। वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसको मान लेता हूं इसकी भुजा ए, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, इसकी भुजाएं मैंने मान ली बी। ठीक है, ये था कोई ए बी सी डी, ए बी सी डी नाम से कोई वर्ग था, और इसको जो भी आप मान लो एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड के नाम से एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इनका परिमाप मैं बता देता हूं। सभी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है, चाहे वर्ग हो चाहे त्रिभुज हो। तो वर्ग का परिमाप आपका क्या हो जाएगा, 4a। किसके इक्वल है, त्रिभुज के परिमाप के। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जुड़ जाएंगी। परिमाप का मतलब ये होता है कि जो भी भुजाएं उसकी सभी को जोड़ दो, वही उसका परिमाप होगा। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं इसलिए मैंने 4a लिख दिया, इसकी 3 भुजाएं इसलिए मैंने 3b लिख दिया, क्योंकि एक भुजा को मैंने b माना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आगे पढ़िए कि वर्ग का विकर्ण, एक विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण क्या होता है, जो एक कोने से दूसरे कोने को मिला दे, यानी कि ए और सी। कितना विकर्ण दिया है इसका, 12√2 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई ए बी सी। ये हो गया लंब, ए और बी हो गया हमारा लंब, बी और सी हो गया हमारा आधार, और ए और सी हो गया हमारा कोण। तो आपको पता भी हो गया कि इसके अंदर अब कौन सी थ्योरम लगने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय। यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने हैं, इसलिए ध्यान से सीखो इनको। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है हमारा, 12√2। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है, ए, लंब भी कितना है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। समझ में आई बात, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, 12√2 का जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ऐसे करेंगे, √2 स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा। ठीक है, तो ये √2 जो है ये आधा है। ठीक है, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। जब इनको पूरे को मिला देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये पूरा 2 बन जाएगा। समझ में आ गई बात।
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर ये है, एक ए स्क्वायर ये है, तो ये टोटल कितना हो गया 2 ए स्क्वायर। समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये 2 इधर गुणा में उधर जा ले जाऊंगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया 144 बराबर किसके आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं ए स्क्वायर को खत्म करता हूं, यानी कि सिर्फ सिंपल ए लेके आता हूं, तो 144 आ जाएगा आपका रूट के अंदर, ठीक है। 144 किसका रूट होता है, सभी को पता है 144 12 का रूट होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई 12। समझ आ गया होगा। तो यहां पर हमारे पास एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये समझ में आ गया, कॉपी पे साथ के साथ राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है। नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ये आपने साथ के साथ राइट डाउन कर भी लिया होगा, फिर भी चलो आपको 20 सेकंड देते हैं, इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लो, थोड़ा आगे प्रोसेस फिर इसका आगे करेंगे। ये समझ आ गया होगा आपको, वीडियो को रोक कर भी आप इसको कर सकते हैं राइट डाउन, ठीक है। चलिए साफ कर रहा हूं मैं, अब आगे इसका प्रोसेस आगे का करते हैं, क्या होगा, ठीक है। अब हमने जो है त्रिभुज की वर्ग की एक भुजा निकाल ली, ठीक है। अब हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं, फिर उसके साथ ही त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा, त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है कि समबाहु त्रिभुज और वर्ग का परिमाप क्या है, इक्वल है, बराबर है। यही कंडीशन मैंने सामने लगा रखी है। 4a इज इक्वल टू 3b, 4a हो गया वर्ग का परिमाप और 3b हो गया त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप है, ठीक है। तो 4a की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है 12 इज इक्वल टू 3b, यहां से b की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया 12 चौक 48, ठीक है, इज इक्वल टू 3b, b इधर अकेला रह जाएगा, 3 इधर भाग में आ जाएगा क्योंकि उधर गुणा में था, तो ये आ गया 16, ठीक है। यहां से b की वैल्यू भी निकल गई भाई, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपसे क्या पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने बताना है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने बताना है और त्रिभुज कैसी है, समबाहु। तो अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4, ठीक है। भुजा कितनी आई है हमारे पास समबाहु त्रिभुज की 16, यानी कि 16 का स्क्वायर है, तो मैं 16 को 2 बार लिख सकता हूं, ठीक है। स्क्वायर मीन्स 2 बार लिखना उस चीज को, ठीक है। तो 16 गुणा 16 ये फॉर्मूले के अंदर फिट कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं अपनी ओर से किया। तो 4 16 कट जाएगा, चौक चौक 16 होते हैं, 16 की और 4 की गुणा करूंगा तो 16 चौके 64 होते हैं √3, तो ये आ गया आपका 64√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो ये क्योंकि यूनिट हमारी सेंटीमीटर है, मीटर होती तो मीटर स्क्वायर में होता। समझ आ गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, समझाने में टाइम लगा, लेकिन मैंने स्टेप वाइज धीरे धीरे समझाया है। समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, यदि फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, दोबारा फिर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 106, ठीक है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, 63 है। यदि इनमें से एक संख्या x, स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है, दूसरी संख्या की दुगनी हो तो समीकरण आपने बतानी है, क्या बनेगी, ठीक है। पहली संख्या क्या मान लेता हूं, इन्होंने दी है वो दी है x, ठीक है भाई। यदि इनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगनी हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये ध्यान से समझना है कि क्या बोला गया है। दूसरी संख्या होगी आपकी x/2, x/2 यानी कि हाफ, और x/2 का पूरा क्या होगा x। दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या की दुगनी हो, दूसरी संख्या x/2 है, इसकी दुगनी क्या है x, पहली संख्या। समझ में आ गया। बस अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, इन दोनों का योगफल ले लो आप, x प्लस x/2, ये 63, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ठीक है। समझ में आ गई।
अब ये x इधर प्लस का है, इधर जब मैं लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया x बटे 2 63 माइनस x, ठीक है, ऐसे ही आगे। उसके बाद ये x इधर गुणा में है, यानी कि ऊपर है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 1 बटे 2 63 माइनस x डिवाइड बाई x, ठीक है। आप ऐसे मत काट देना कि x से x ऊपर वाला कट गया, नहीं, क्योंकि ये गुणा में नहीं है, ये माइनस में है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ऑप्शन में भी चेक कर लो, 2 हमें इक्वल चाहिए, यानी कि 2 इसके बराबर चाहिए। सभी ऑप्शन के अंदर 2 है, तो वो 2 कैसे आएगा देख लीजिए। इसका कर दीजिए आप इनवर्स, व्युत्क्रम उल्टा इसको कर दीजिए। यदि मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा, x इसका ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 63 माइनस x, ठीक है। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। ये मत समझना 2 इधर भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x 63 माइनस x इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, बस इन्वर्स करना है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है। घन का आयतन कितना है? 125 सेंटीमीटर। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन a की 3, यानी कि भुजा की 3 बोल सकते हैं हम, ठीक है। भुजा a मान लो या भुजा की 3 बोल सकते हैं, ठीक है। वो कितना दिया आपको? 125, ठीक है। अब हमने क्यूब को खत्म करना है। क्यूब को खत्म करने के लिए, यानी कि इसको a की क्यूब 3 ही मान लो, भुजा हमने a मान ली, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए यदि मैं इसका इधर रूट कर दूं, ठीक है, क्यूब रूट, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। 5 25 25 125, ठीक है। तो a हमारी कितनी आ गई? 5, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? फलक का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? घन का वो होता है a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। समझ में आएगी बात? भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा हमारी कितनी है? ये 5। 5 का स्क्वायर होता है 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ही होगा। समझ आ गया? कुछ ज्यादा देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। पहले क्यूब रूट के हिसाब से खोल लो, फिर उसका जो है क्षेत्रफल कर दो स्क्वायर के हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है, वो बताना है, ठीक है। 7 के गुणज होने चाहिए और उनके गुणनखंड बताना है, ठीक है। इसमें कर लो आप एक 7, सभी को जोड़ना है, ठीक है। 14 21 28 प्लस 42 और प्लस 84, ठीक है। 7 14 21 28 42 और 84, ठीक है। ये 7 के गुणनज भी हैं और धनात्मक गुणनखंड भी हैं 84 के। जब आप इनका टोटल करोगे, जोड़ोगे, तो आ जाएगा 196 196, ठीक है। ये किस ऑप्शन के अंदर है? डी के अंदर है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम भाग करना है आपको 15 24 तथा 45, ठीक है, का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले किसका? 30 45 और 60 का, ठीक है। 30 45 और 60 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट पे चलेंगे, 2 पे, ये 15, ये 45 एज रहेगा, ये 30, फिर 2 पे जा सकते हैं 15, ये 45 एज, ये 15, ठीक है। अब चलेगा 3 पे, 5 15 और 5, ठीक है। अब चला लो फिर से 3 पे, 5 5, फिर से 5 पे जाएगा, 1 1, ठीक है। अब इनका क्या कर देना है? सभी की गुणा कर देनी है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये किसके इक्वल आएगा? 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36 और 36 पंजे कितना होता है? 180,
ठीक है। इन सभी का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम हमारा कितना आ गया 180, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, वो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। 180 तो 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, 180 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 360। ठीक है, 360 एक ऐसा फैक्टर है जो 30 से 45 से और 60 से पूरा भाग होगा और सबसे छोटा है। इससे छोटी ऐसी कोई रकम नहीं मिलेगी आपको जो तीनों की कॉमन होगी 200 और 400 के बीच में। समझ में आ गया, राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब अगली कंडीशन पे चलते हैं कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सारा गुणनखंड, ये दो तरीके से निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको एलसीएम कितना मिल गया 360, ये ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं। एलसीएम कितना, यानी कि सबसे छोटा सारा गुणज कितना मिल गया हमें 360। ठीक है, अब निकालना है हाईएस्ट 15, 24, 45। ठीक है, हम इसके गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सारा गुणनखंड। इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। ठीक है, 24 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 8 और 45 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 15 और 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको और भी छोटे कर लीजिए, आप कोई चक्कर नहीं। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 15, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 45। ठीक है, इसमें से हमने क्या निकालना है, सबसे बड़ा जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो वो देख लो क्या है 3, 3, 3। 3 एक ऐसी रकम है जो तीनों में कॉमन है और यही इसका सबसे बड़ा सारा गुणनखंड होगा 15, 24 और 3 का, यानी कि 3 इनको सभी को भाग कर सकता है, यही इसका एचसीएफ है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, यानी कि सबसे छोटा सारा गुणज यानी कि एलसीएम बटे एचसीएफ करना है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आया था 360 और एचसीएफ कितना आया था 3 आया। जब इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 120। 120 किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, 120। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। 110 के अंदर क्या बोला गया है, 10,000, 10, 100, 10 दाई किसके बराबर है पूछा गया। 10,000, सबसे पहले 10,000 लिख लीजिए, ये मैंने 10,000 लिख दिया। ठीक है, 10, 100 यानी कि ये 100 है, 10 बार लिखना है इसको, यानी कि मैं 10 से गुणा कर दूं तो कितना हो गया 1000। इसके नीचे 1000 लिख दीजिए। जोड़ने हैं सभी, जोड़ का निशान दिया बीच में। ठीक है, 10 दाही, दाही कितनी होती है 10 और 10 ही दाही है, यानी कि 100 ये हो गया। ठीक है, 100 इसके नीचे लिख दीजिए। फिर सभी का जोड़ है, इनको जोड़ दीजिए। 0, 0, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 11,100 आ गया। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी, 11,100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर किए। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 3 आ जाएगा। 10 क्वेश्चन उसके अंदर हो गए, कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका HPJBD टेट था उसके मैथ का जो सेक्शन था नवंबर 2021 का। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसके अंदर किए। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपका डाउट है, प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, दोबारा से वीडियो देखो। फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप छोड़ दीजिए, कमेंट में मैं दोबारा से इसको रिपीट करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो या स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपकी डाउट की। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।